गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सेकंड देना जस्ट। हाँ भूपेंद्र, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया हो? समझ आ रहा है? यस सर। चलो फिर तो ठीक है। हाँ, मुझे आज स्टार्ट करना था कंपाउंड्स विद नो कायरल सेंटर। ठीक है। सर हाँ जी। सर जैसे सीआईपी रूल लगा रहे थे हाँ हाँ। उसमें उसमें जैसे वो एटॉमिक मास जिसका सबसे ज्यादा होगा उसमें मतलब उसको पहली प्रायोरिटी देंगे। हम्म। तो जैसे सर आपने एक और लास्ट में जो एग्जांपल बताया था हाँ हाँ। उसमें जो ये साइक्लोप्रोपेन था इसको पहली प्रायोरिटी दी थी। देखो, हम लोग जब सीआईपी रूल्स लगाते हैं, जो मोलार मास वाला कॉन्सेप्ट है वो सिंगल एटम के लिए वैलिड है। अगर आपका पूरा ग्रुप है ना, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। कहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है? जिस पॉइंट पर मोलर मास ज्यादा आ जाएगा, जिस पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर, उसको हायर प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो उसमें कनेक्शन की वजह से, क्योंकि पहले उसमें जो लिया था वो कुछ ऐसा था कि एक साइड पूरी बड़ी सी चेन ली थी और एक साइड साइक्लोप्रोपेन लिया था, है ना? यस सर। तो इससे कनेक्टेड दो कार्बन है और इनका वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन कनेक्शन है। यस सर। नहीं, तो इस वजह से इसको लिया था। ये डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। ओवनर नाम से किसने ज्वाइन किया है? नहीं, इसका कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कायरल सेंटर पे देखा था आरएस कैसे हम लोग निकालेंगे। परफेक्ट। यस सर। आज मैं आपको बता रहा हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विद नो कायरल सेंटर। विद नो कायरल कार्बन। आशय ने ज्वाइन किया है, आशय का ओनर नाम से है। ठीक है। आशय, साउंड आ रहा है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। साउंड आ रहा है? यस सर। क्विज अटेम्प्ट नहीं की कल? अच्छा हाँ सर, कल वाला सर मैं कल कर लूँ क्या? अरे भाई, वो तो लाइव चलती है, उसमें कल वाला सिस्टम नहीं है। क्योंकि सर मुझे मतलब लगा कि आपने वो उस दिन आयुष ने शायद पूछा था चैट पे मुझे, तो आपने बोला था कि आप मतलब जहाँ पे हम लोग करेंगे वहाँ पे रुक जाएगा, तो इसलिए। नहीं, वहां पर इंडिविजुअल नहीं है ना, सब लोग स्टॉप करेंगे तो होता है।
अर्णव ग्रुप पे हो रहा है ये क्विज, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैंने आपको ऐड किया था। और एक्चुअली मुझे वो ग्रुप नहीं मिला आई थिंक अपने फोन में। क्या बस एक ही ग्रुप है बस, 11th ग्रुप दूसरे वाले केमिस्ट्री में और ऐड कोई नहीं हो? एक मिनट देना। नहीं शायद। ऐसे कैसे होगा? मुझे ऐसा याद है मैंने किया है, तुम्हारे शायद दूसरा नंबर ऐड हो गया है तो। एक सेकंड जस्ट, ओके। ऐड मेंबर, हाँ तुम्हारे 2 हैं नंबर, ओके, वो दूसरा वाला ऐड हो गया, ठीक है। कर दिया है अर्णव अभी आपको ऐड, तो वहां पर होता है। थैंक यू। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विद नो कायरल कार्बन। इन कंपाउंड्स में कायरल कार्बन नहीं होगा। पहला एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बताइए भाई, कोई तो जवाब दे। आयुष ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। क्या ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस सर। ये कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस पे आंसर किसने किया है? यस किसने बोला है इस कंपाउंड के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सर मैंने बोला। बहुत भारी गलती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। हाँ तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, sp2 कार्बन है। ये sp2 कार्बन, प्लेनर हो sp2 गया क्या? सर, प्लेनर हो गया है तो ये। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो अपने आप होगी। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है सर। सो जब भी sp2 कार्बन होगा आपके पास और एक डबल बॉन्ड हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को लगता है कि होना चाहिए। अब इसी के साथ में मैं एक और एग्जांपल आपको लिख के दे रहा हूं, ये भी देखिए आप। कि यहां पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। क्या इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा? यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। देखिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लॉजिक क्या है, मैं आपके सामने मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं। ये दोनों पाई बॉन्ड्स आप अज्यूम कर सकते हैं। एक पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर बनेगा। देखिए यहां पर एक पाई बॉन्ड है तो दूसरा पाई बॉन्ड ये यहां पर है। एक कार्बन जब 2 पाई बॉन्ड बनाता है तो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के 90 के एंगल पे होते हैं।
यहां पर एक पाई बॉन्ड ऐसे, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे। ये बात समझ में आ रही है? दो पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे अगर वो सेम कार्बन से बन रहे हैं। सर एक बार आप रिपीट करेंगे, आपको क्या कहा ट्राइगोनल प्लेनर के बाद? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर प्लेनर होता है यूजुअली, लेकिन अगर सेम कार्बन एटम दो पाई बॉन्ड कॉन्टिन्यूअसली बना रहा है तो दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे होंगे। आपको दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, एक सेकंड देना। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। सिंगल विंडो, हाँ जी। इससे ज्यादा तो मैं इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा। सॉरी, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट देना। हाँ, अभी तो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मॉलिक्यूल, दोनों पाई बॉन्ड्स क्या एक दूसरे के 90 के एंगल पर हैं? सॉरी, ये वाला पाई बॉन्ड एक तो ये, और दूसरा पाई बॉन्ड कौन सा? ये वाला। ये बीच वाला कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये दो पाई बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे आ रहे हैं। देखो, सो दो पाई बॉन्ड जब 90 के एंगल पर आएंगे तो ये ग्रुप्स कैसे हो जाएंगे? जो देखो यहां वाले, ये वाले ग्रुप्स जो हैं, ये एक सिंगल कार्बन एटम तरह बिहेव करेगा क्या? बीच के पाई बॉन्ड भूल जाओ, सिंगल कार्बन एटम में कुछ ऐसा ही होता था क्या? देखो कुछ, ये दो बॉन्ड्स जो हैं ये क्या है? अबाव एंड बिलो है। ये दोनों बॉन्ड जो है वो इन द प्लेन है। दिख रहा है? दो बॉन्ड अबाव एंड बिलो हैं, दो बॉन्ड इन द प्लेन है। यही होता था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, याद है तो? दो बॉन्ड अबाव एंड बिलो होते थे, दो बॉन्ड इन द प्लेन होते थे। नहीं? अरे भाई बताइए क्या चल रहा है? अभिषेक लेट ज्वाइन किया है। ये बात समझ में आ रही है? दो बॉन्ड अबाव एंड बिलो है, दो बॉन्ड इन द प्लेन है। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? जो अपना दिमाग चलना चाहिए वो यूजुअली ये दिमाग है कि सर हम लोग इसको यहां से काट दे तो जब यहां से काटेंगे ना इस प्लेन से, यहां से ऐसे, तो ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। और मान लो अगर तुम यहां से काटो तो ये वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। एक तरफ लाल वाला है, एक बार एक साइड रेड है, एक साइड ग्रीन है। देखो, यहां से भी अगर आप प्लेन डालते हो तो भी रेड और ग्रीन आ जाएगा। यहां से अगर आप प्लेन डालते हो यहां से, तो ये दोनों भी डिफरेंट हैं। यहां पर ग्रीन एंड व्हाइट है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। आपको देखो, फिर मैं एक गोल्डन रूल बताता हूं इसमें कैसे डिसाइड करें कहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, कहां पर नहीं आएगा। देखिए, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स हैं, इफ कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आर देयर, सिस्टम इज नोन एज एलीन सिस्टम। इसका नाम होता है एलीन सिस्टम। if total number of continuous double bond
आर ओड, अगर ओड है तो क्या लिखेंगे? प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर इवन है तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल चीज, अगर कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स ओड नंबर में है तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, अगर इवन नंबर में है तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ आई? यस सर। बाकी लोग भी बताओ भाई, ऐसे थोड़ी होता है सारे साइलेंट होके बैठ गए। सर ये पहले वाला स्ट्रक्चर क्या है सर? कौन से वाला? ये वाला? यस सर। पहले वाला इन सिस्टम है। सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि स्ट्रक्चर ही ट्राइगोनल प्लेनर है। बट सर इस पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स तो अलग अलग हैं, HCl Br और F। हाँ, लेकिन उसी पूरे ग्रुप एक लाइन प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब मैं एक बार दिखा देता हूँ, देख लो साथ साथ। एक सेकंड देना। डबल बॉन्ड, देखिए मैंने आपके सामने शेयर कर देना, 1 मिनट देना। किसी मैसेज आया हुआ है, सर प्लीज एक्सप्लेन इन सिस्टम, इज इन एंड एलिन सेम? श्रेया, इन जो आपके डबल बॉन्ड को इन नहीं बोलते थे, एल्केन एल्कीन, यस सर। तो इन वहां से उठा है, इन सिस्टम। ये देखिए पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है क्या? देखिए आपके सामने आया होगा। यस सर। यस सर। तो इसको यहां से अब सीधा सीधा कट कर दें, सारे एटम्स ठीक बीच से डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हाफ स्फीयर हर एक एटम से मिल जाएगा। यस नहीं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब जो सिंगल डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड जहां पर हो वहां पर क्या होगा आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब देखो मैं आपको दिखाता जाता हूं। अब देखिए, यहाँ भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी तो दिख रहा हो, लेकिन जैसे मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे सिस्टम है। रेड एंड ब्लू, एक मिनट, स्ट्रक्चर, क्लीन अप स्ट्रक्चर का ऑप्शन होगा। व्यू, नहीं आ रहा है, एक मिनट। एक मिनट देना, जस्ट
क्लीन अप स्ट्रक्चर का मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा। हम्म। यहाँ से हाँ, यहाँ पर आपको एटलीस्ट दिख रहा होगा, इस साइड देखो, ये वाला दिखाई दिया क्या आपको? ये वाला पार्ट, यहां पर 2 एटम अबव एंड बिलो दिखाई दे रहे होंगे, 2 इन द प्लेन दिखाई दे रहे होंगे। 1 मिनट और देना, मैं जस्ट इसको क्लीन अप हो जाता है तो। गड़बड़ हो रखा है, 1 मिनट देना जस्ट। चलिए, हाँ, हाँ जी। अभी भी नहीं हुआ। देखिए, मैं कोशिश तो करता हूँ, अगर ये रोटेट कर पाता है तो। 3D में दिखा नहीं पा रहा हूँ, शायद सॉफ्टवेयर में कुछ मिस्टेक है।
यहां पर आप 2D में देख पा रहे होंगे कि 2 बोन्स अबव एंड बिलो हैं, 2 बोन्स इन द प्लेन है। देख पा रहे हैं क्या? ये वाला साइड Yes. में आप देख पा रहे हैं क्या? Yes, sir. साइड में 2 बोन्स अबव एंड बिलो द प्लेन और 2 बोन्स इन द प्लेन आपके दिखाई दे रहे होंगे। यही चीज मैं आपको यहां भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 बॉन्ड क्या होंगे, अबव एंड बिलो होंगे, 2 बॉन्ड इन द प्लेन होंगे। ये दोनों अबव एंड बिलो है और ये दोनों इन द प्लेन है। तो इस तरह से एलियन सिस्टम बेसिकली आपका एक सिंगल कार्बन एटम की तरह बिहेव कर रहा है। जो एलियन सिस्टम है वो सिंगल कार्बन एटम की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी लेट किसने ज्वाइन किया? अंशुल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एलियन सिस्टम होगा ये रहेगा। इसमें आपका sp3 कार्बन तरह बिहेवियर शो होगा। ये साइड में आप देख भी पा रहे होंगे कि 2 एटम अबव एंड बिलो हैं, 2 इन द प्लेन होगा। एलियन सिस्टम किसको बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड जहां पर आ रखे हूं उन सिस्टम को क्या बोलते हैं? एलियन सिस्टम। सो श्रेया, ये बात क्लियर हुई? एलियन किसको बोलेंगे? हेलो श्रेया, यस सर। एलियन वाला डाउट क्लियर हुआ? सर रिपीट करेंगे? एलियन उस सिस्टम को बोलेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आएंगे। In alene system there will be continuous double bond, more than a single bond. There will be 2, 3, 4, 5, 6 continuous double bonds are there. Such a system is known as alene system. ओके सर। Okay, सर ये पहला वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव होगा? पहले वाला नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके सर। यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, आप देखिए ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला नहीं है। मतलब सर जैसे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते थे, हाँ, उसमें जैसे दोनों साइड मतलब सेम एटम हो, मतलब वो जरूरी नहीं है। नहीं इसमें जरूरी है, आएगा, 1 मिनट बताता हूं। अभी तक मैंने क्या कहा कि प्लेन एग्जिस्ट तभी करेगा, मीन्स प्लेनर मॉलिक्यूल कब होगा। अब तक तो सिर्फ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर की बात की है। प्लेनर मतलब पूरा मॉलिक्यूल एक सरफेस पे कब लाई करेगा, जब आपका सिंगल डबल मतलब ओड नंबर में डबल बॉन्ड्स हो, और अगर इवन में डबल बॉन्ड्स है तो नॉन प्लेनर होगा मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में जाएंगे। ओके, मतलब अब 3D ऑप्टिकल होगा। एक्टिविटी पे अगर बात करें तो उसमें एक कंडीशन और आएगी। ये दोनों ग्रुप, एक कार्बन पे 2 ग्रुप सेम नहीं आने चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? दीज टू मस्ट बी डिफरेंट। एक कार्बन पर 2 एटम सेम नहीं आने चाहिए। हाँ, यहां और यहां सेम हो सकते हैं, ये एटम और ये एटम सेम हो सकता है, लेकिन ये वाले दोनों जो एटम्स होंगे ये सेम नहीं होने चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या? ये दोनों एटम सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों एटम सेम नहीं होने चाहिए, ये और ये सेम हो सकते हैं। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ? यस Yes. बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो पहला ये चीज आप नोट डाउन कर लिया, ये बात आप नोट डाउन कर ली क्या? इसको Yes, जल्दी से नोट डाउन कर लो जो भी बताया है, उसके बाद मैं हो गया ऐसे सर। ही नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करता हूं। हो गया? यस सर। ठीक है। माउस का नेक्स्ट देखिए आप,
नेक्स्ट, अगर आपका एक रिंग है, साफ सुथरी रिंग बना देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, और एक डबल बॉन्ड है, ये भी आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगेन कंडीशन क्या, ये दोनों ग्रुप सेम ना हो, ये दोनों ग्रुप सेम ना हो। इस बार भी यही कंडीशन है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। देखिए, बताइए, A should not be equal to B. In that case, this compound will not be optically active. ये बात डन हुई। अरे बताइए भाई। यस सर। ऐसे ही एक कंपाउंड होता है स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो की तुम्हें नेमिंग बताई थी, तुम्हें याद हो तो। यस सर। मैं इसको थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। स्पायरो में भी ऐसे ही होगा। ए, इस तरह बी, ए एंड बी। अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिलता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगेन ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं स्पाइरेन्स। स्पाइरेन्स बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी। नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ये एक बार कॉपी भी कर लो, जिसका रह गया है स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जैसे भी आपको सुटेबल हो। हो गया होगा आई थिंक। तो मैं वापस अगले इसमें अगले पार्ट पे मूव करता हूं। बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स भी आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती हैं। बाइफिनाइल्स कैसे दिखती हैं? किस केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगी? यहां दोनों जगह बल्कि ग्रुप लगा दें। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, NO2 C डबल H। यहां रिंग और यहां भी रिंग, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। इसमें ही मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, ये यहां से यहां कर दो, ये यहां से यहां कर दो, यहां कर दो। यहां तो ठीक था C डबल H, यहां कर दो NO2। इसमें खास बात क्या है, यहां पर ये वाले दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए।
ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों रिंग सिस्टम्स पर, वो सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। रीजन क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। श्रेया ये बात समझ नहीं आई ना कैसे लिखा? नहीं समझा, समझ गए? पर रीजन नहीं समझा कि क्यों नहीं होना चाहिए। देखो, रिंग दोनों प्लेनर होती हैं, तो यहां से मान लो दोनों रिंग ने ज्वाइन कर रखा था, लेकिन ये दो जो बल्कि ग्रुप्स हैं साइड में, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये रिंग एक्चुअली इस पोजीशन में रहने की बजाय ऐसे हो जाएंगे दोनों। ओके, और अगर ऐसे हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? रिंग आउट ऑफ द प्लेन हो गई, मतलब दो, एक सी डबल एच एक NO2 इस तरफ निकले हुए, एक सी डबल एच और एक NO2 इस तरफ निकले हुए। यहां पर एक सी डबल एच एक NO2 और इस तरफ एक सी डबल एच एक NO2। तो अब ये क्या हुआ? नॉन प्लेनर स्पीशीज बन गई, और नॉन प्लेनर है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। समझा। आया? किसी और को कोई और डाउट? किसी और को कोई और डाउट है? अर्णव, प्रणव? नो सर। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, सबके सब इंटेलिजेंट हो चुके हो। ठीक है, देखिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक और नेक्स्ट बात बता रहा हूं, वो देखिए। बाइफिनाइल्स के बाद है ऐसा कुछ सिस्टम, इसको बोलते हैं हेलोसीन। स्पेल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हेलोसीन बोलते हैं इसे। हेलोसीन में क्या होता है? मल्टीपल रिंग्स हैं, बहुत सारी रिंग एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 4 5 6 के आसपास ये शुरू हो जाता है। ये रिंग्स क्या करती हैं? स्पाइरल फॉर्मेशन देती हैं। एक स्क्रू देखा है कभी आपने? स्क्रू तो देखे ही होंगे। स्क्रू में क्या होता है? धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता रहता है, तो वो स्पाइरल फॉर्मेशन देती है हेलोसीन्स। ओके, स्पाइरल फॉर्मेशन में ऐसे नीचे की तरफ चलेंगी। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस वजह से ये वाला कंपाउंड भी कायरल कार्बन नहीं है, स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन इवन दो नहीं है इसमें कोई कायरल कार्बन, स्टिल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बताइए भाई। सर एक बार दोबारा बताना। हेलोसिन्स में क्या है? मल्टीपल रिंग्स होंगी, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारी रिंग कनेक्टेड होंगी, लेकिन ये क्या करते हैं? स्पाइरल फॉर्मेशन चलती है। स्पाइरल फॉर्मेशन कैसे? देखिए मेरी तरफ देखिए एक बार। स्पाइरल फॉर्मेशन कैसे? ऊपर से शुरू होगी एक रिंग, थोड़ा नीचे दूसरी रिंग, तीसरी रिंग और नीचे, तो ऐसे स्क्रू टाइप में चलती जाएंगी। स्क्रू, स्क्रू होता है ना, स्क्रू में आउटसाइड वाली सरफेस देखना। समझ गए। तो स्क्रू टाइप में चलती जाएंगी, और इस वजह से स्क्रू टाइप में चलने की वजह से क्या स्क्रू में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है? नो सर। स्क्रू में आपका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
सो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं कोई और डायग्राम भी आपको दिखाता हूं। नहीं, मैंने नाम सही लिया है ना, एक मिनट। स्क्रू को हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक ऑप्टिक, नाम सही लिया क्या? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ कुछ ऐसा। देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, स्टॉप शेयर। ये देखिए, यहां पर कुछ कंपाउंड आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं स्क्रू टाइप में, दिख रहा है? यस तो ये वाले कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा बताने की और जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ 5-6 रिंग कनेक्टेड दिखाई दें तो उसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, यस। चलिए, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, लेकिन एक दो तो और बता देता हूं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ये कैसे निकालेंगे, एक दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। तो ये आपका कॉपी हो गया होगा शायद इतना अभी तक का। यस ओके, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहां पर if कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, और if स्ट्रक्चर इज अनसिमेट्रिकल। In that case, there is one simple formula, 2 raised to power n. 2 raised to power n. नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 raised to power n, where n is number of chiral center.
where n is number of chiral centers. ठीक है, भाई बताइए हुआ क्या? ब्रो हम पढ़ रहे हैं, आप अपना काम से मतलब रखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, ठीक है? Usual चलिए, if molecule is symmetrical, अगर मोलिक्यूल सिमेट्रिकल है एंड नंबर ऑफ chiral carbons is equal to even, chiral carbon even नंबर में है तो फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। टू रेज टू पावर n minus 1 is equal to optically active isomers and 2 raised to power n by 2 minus 1 mesoisomers। मीजो कंपाउंड्स कितने होंगे? 2 रेज पावर n by 2 minus 1 और टोटल आइसोमर दोनों का सम कर दो। टोटल के लिए दोनों का सम कर देंगे, तो ये भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सर? हो गया, बहुत बढ़िया। सर आपने टोटल आइसोमर से क्या बताया? इन दोनों का सम, मीजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव दोनों का सम कर देंगे। यस। पार्थ क्या भेजा है? पार्थ तुमने कुछ सेंड किया है मुझे? सर ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का नहीं होता फॉर्मूला है, ऑप्टिकल का होता है।
ज्योमेट्रिकल का मैं करवा चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ। सेम। अलग है वो फॉर्मूला, ये अलग है। चलिए देखिए, इफ मोलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, तीसरा केस, इफ मोलिक्यूल इज सिमेट्रिकल and number of chiral at carbon is equal to odd. If molecule is symmetrical and यहीं पे थोड़ा modification कर देना, number of chiral carbon is equal to odd. In that case, the optically active isomers will be optically active will be 2 raised power n minus 1 plus 2 raised to power n by 2 minus 1. सॉरी, यहाँ प्लस साइन नहीं, माइनस साइन थोड़ा चेंज करना, प्लस की बजाय माइनस कर देना। हाँ, माइनस 2 रेज पावर n by 2 minus 1 minus 1 by 2। ठीक है, अब ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मीजो कितने होंगे? मीजो होंगे 2 रेज टू पावर n by 2 minus 1 by 2, और टोटल आइसोमर्स दोनों का सम 2 रेज पावर n minus 1। ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। अगर आपको फॉर्मूला की नीड है तो इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला की नीड है तो इन सबको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताइए फॉर्मूलाज में। सर इवन वाले के लिए टोटल कितना होगा? इवन वाले के लिए दोनों का सम कर दो श्रेया, 2 रेज नहीं, पावर n माइनस क्या? उसका जनरल फॉर्मूला लिखा है तो उसका भी जनरल फॉर्मूला नहीं है? उसका और जर्नल नहीं है, उन दोनों का सम लिख लो डायरेक्टली, यहाँ पे लिख लो 2 रेज पावर n minus 1 प्लस 2 रेज पावर n by 2 minus 1, ऐसे कर दो। टोटल अगर आप करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। बड़ी जल्दी ज्वाइन किया आयुष, इतनी जल्दी कैसे ज्वाइन कर लिया? सर आई एम नॉट वेल सर, सो क्या हुआ? सर स्टमक एक हो रहा है, मेरे ख्याल से फूड पॉइजनिंग हो गई। डॉक्टर को दिखाया? नहीं सर। गलत बात है, दिखाना चाहिए। हाँ सर, अभी शाम को ही स्टार्ट हुआ है तो। चलो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो बाद में देख लेना, कोई बात नहीं है। यस सर, वही इन्फॉर्म करने के लिए बताया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। बाय आयुष। चलिए, ये आपका हुआ। यस सर। नेक्स्ट आपको मैं सिखा रहा हूं प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू एनेंशियोमर्स। दो एनेंशियोमर्स को सेपरेट कैसे करें। यहां तक सबका कॉपी हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, मैं पूरे का जूम आउट कर देता हूं। अभी तक जो बताया उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दूं। हेलो, यस सर। चलिए कोई बात नहीं। The next process is resolution of optically active compounds. Resolution of enantiomers कर सकते हो।
दो एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने का क्या मेथड है? क्योंकि आपको पता है दोनों एनेंशियोमर्स के लिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नियरली सेम होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह सब सेम होता है, सिवाय एक ऑप्टिकल एक्टिविटी को छोड़ के, जो आपका एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो डिफरेंट होगी दोनों के लिए। लेकिन उसके अलावा सब कुछ सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एनेंशियोमर्स को। नहीं, resolution means separation of two enantiomers. तो सेपरेट करने का कोई वे बता सकते हो कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं? किसी का दिमाग चल रहा हो? सर डायस्टेरियोमर्स पे कन्वर्ट कर ले। बहुत बढ़िया। डायस्टेरियोमर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अर्नव? बहुत अच्छा मेथड है, केमिकल मेथड की कैटेगरी में आएगा। ठीक। अज्यूम कीजिए आपको दो आइसोमर्स हैं, एक है R, एक है S। कोई कंपाउंड X है, उसके दो आइसोमर्स हैं R एंड S। इसको Y के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जो कि ऑप्टिकली प्योर है, मतलब R ही है। उसमें सिर्फ एक आइसोमर है R, उसमें कोई भी दूसरा आइसोमर नहीं है। पहले वाले कंपाउंड में दोनों आइसोमर्स हैं, इन दोनों को आपको सेपरेट करना है, तो उसको एक नए तीसरे कंपाउंड से रिएक्ट करा देंगे जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्टिकली एक्टिव, एक ही आइसोमर है, मतलब R या S में से सिर्फ एक आइसोमर है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास R आइसोमर है। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा R R का और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा S R का, और ये दोनों कॉम्बिनेशन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट किए जा सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर डायस्टेरियोमर्स। नहीं, ये दोनों अब डायस्टेरियोमर्स बन जाएंगे। हेलो सर, एक बार समझ में नहीं आया, सर दोबारा बता। ज्यादा हो गया। देखिए, दो दोस्त थे, ओके, सेपरेट करना मुश्किल था, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। आपने दिमाग चलाया, आपने क्या किया, दोनों को अलग अलग नौकरी पकड़ा दी, या एक ही नौकरी पकड़ा दी, दोनों को एक पोजीशन के लिए अप्लाई करने को कह दिया कि एक पोजीशन पे अप्लाई करो। अब मिले या ऐसे बोलने की बजाय कुछ और एग्जांपल सोचने दो मुझे। यहाँ पर मेरे पास ऐसे समझ सकते हो, दो डिफरेंट लोग हैं, दोनों की एबिलिटी अलग अलग है, मेंटल कैपेसिटी अलग अलग है, ओके, लेकिन दोस्त बहुत पक्के हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रखे कि तू इतना काम करेगा तो मैं भी इतना ही काम करूंगा। तो टीचर के लिए जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इन दोनों को कैसे जज किया जाए। फंस गया मैं तो, टीचर समझ नहीं आए क्या करें। फिर क्या किया, इन दोनों बच्चों को एक सीट के लिए फाइट करा दिया, मतलब एक पोजीशन पकड़ा दी कि तुम ये काम करके लेके आओ। जब एक पोजीशन के लिए दोनों को अलग अलग बिठा दिया तो एक ने अपना दिमाग लगा किया, दूसरे ने अपना दिमाग लगा किया। अब दोनों सेपरेबल हो गए क्योंकि दोनों डिफरेंशिएट हो पा रहे थे, दोनों को अलग अलग बिठा दिया। तो ये कुछ इसी तरह से है, आपके पास इनिशियली दोनों आइसोमर है, इन दोनों को एक तीसरे आइसोमर के साथ, कोई नया ही कंपाउंड है जिसको हमें कुछ आइडिया नहीं है, वो कंपाउंड उठाया और इन दोनों आइसोमर के साथ रिएक्ट करा दिया। उस कंपाउंड की खास बात क्या थी कि उसमें से सिर्फ एक एनेंशियोमर है
R या S में से सिर्फ एक एनेंटियोमर लिया। अब ये एक एनेंटियोमर इन दोनों एनेंटियोमर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनाएगा, एक R का बनाएगा, एक SR का बनाएगा या RS का बनाएगा। पर ये दोनों जैसे ये RR और SR हुए उसी सेकंड पे डायस्टीरियोमर्स बन गए। रिएक्ट करने के बाद जो फाइनल कंपाउंड बना वो डायस्टीरियोमर्स है। और अब इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन सर ये फिर उस कंपाउंड के साथ होगा, मतलब जिस कंपाउंड हाँ, के साथ ये। फिर तीसरी प्रोसेस फिर से लगा देंगे, इन दोनों को वापस सेपरेट कर देंगे अलग करके। कैसे मतलब सर? भाई एक बार रिएक्ट कराए तो अनरिएक्ट भी करा सकते हैं, किसी भी हम वापस तोड़ सकते हैं बॉन्ड को। अच्छा, हाँ, तो एक बार सेपरेट कर लिए रिएक्ट करा के, फिर वापस अनरिएक्ट करा दो, तो आपके पास प्योर आइसोमर मिल जाने चाहिए। यस। श्रेया, Yes, ये sir. रिजोल्यूशन वाला पार्ट क्या चल रहा है? तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले वाला आ रहा था। हाँ हाँ, इस पार्ट में दिक्कत है, रिजोल्यूशन में क्या हो रहा है। दो चीजों को सेपरेट करना आपको सिखाना है मुझे। श्रेया, अपने पास बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं, बहुत छोटी छोटी, ओके। इन दोनों को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, मतलब पकड़ हाथ से पकड़ नहीं पा रहा, इतनी छोटी छोटी बॉल्स हैं, बहुत छोटे साइज की। मैं हाथ से पकड़ के इनको सेपरेट नहीं कर पा रहा। एक इजी मेथड क्या हो सकता है इनको सेपरेट करने का, कि दोनों बॉल्स पे एक धागा लगा दो, सेम साइज का धागा दोनों बॉल्स पे लगा दिया। अब दोनों बॉल्स को इजीली सेपरेट कर सकता हूँ, धागे से पकड़ के सेपरेट कर दूंगा। यहाँ पे वैसा ही कुछ कर रहा हूं मैंने क्या किया, देखो मैं आपके सामने लेता हूं कुछ एग्जांपल। मेरे पास एक कंपाउंड है श्रेया, C डबल बॉन्ड C CH3 F और Cl, ऐसे कुछ कंपाउंड है श्रेया, और यहाँ हाइड्रोजन है। अब ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन सेंटर होगा। yes, तो ये R और S दोनों आइसोमेरिज्म शो करेगा, हाँ, है ना। तो मुझे जब इसको सेपरेट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक तीसरा कंपाउंड उठाऊंगा, C F Cl Br और OH, और इसका प्योर कंपाउंड उठा रहा हूं। प्योर मतलब ये R है या S है, मैं R उठा रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, समहाउ इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया श्रेया, और मेरे पास एक नया कंपाउंड बना, COH, इस साइड लगा दिया O, यहां C FCl Br, ये R का R ही रहा, और इस तरफ क्या है, C CH3 FCl। श्रेया, यहां पर एक आइसोमर R का R रहा, दूसरे का क्या होगा, S बन जाएगा। मतलब R या S में से आप एक चूज कर लो, R लिख देता हूं यहां पर। दूसरी बार फिर से मतलब इसी का एक और जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, Br O, यहाँ H है, O COH H, और इस साइड C CH3 FCl, यहां पर S है, यहां पर R है। अब देखो श्रेया, ये जो दो कंपाउंड बने इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है रिएक्ट होने के बाद, बताओ। yes sir, ये जो दो कंपाउंड बनाए हैं रिएक्ट करवाकर,
जो इनिशियल दो कंपाउंड लेके उन दोनों को आपस में रिएक्ट करा के दो नए कंपाउंड बनाए, इन दोनों के हाँ। बीच में आपस में क्या रिलेशन है? एक आर फॉलो करता है, एक आर एस फॉलो करता है। एक आर आर है, एक आर एस है, तो दोनों क्या हुए? एनेंटियोमर्स हो गए? हाँ। अरे कैसे हो गए श्रेया? आर आर और आर एस एनेंटियोमर्स हो सकते हैं क्या? ऐसे ही झूठ बोल देते हो। आर आर का एनेंटियोमर क्या बनेगा श्रेया? हमेशा एस एस। आर एस क्या इसका एनेंटियोमर हो सकता है? आर आर का एनेंटियोमर क्या बनेगा? एस एस नहीं बनना चाहिए श्रेया। मिरर। सो आर आर और एस 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 आर के बीच में क्या रिलेशन है? बताओ। आर आर और एस आर या आर एस के बीच में क्या रिलेशन है? नॉन आइसोमर, एनाइसोमर। नॉन एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर नहीं होंगे। हाँ। श्रेया ये दोनों आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं। और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। परफेक्ट? नहीं श्रेया? यस सर। सो अब इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं रिएक्ट हाँ। करवाकर। हाँ। तो इस वे में हम लोग एनेंटियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। इनको एक तीसरे कंपाउंड साथ रिएक्ट कराएं और फिर डायस्टेरियोमर बना लें। समझे? हाँ। नहीं आया? आया। आया। चलो अच्छी बात है। प्रणव? यस कुछ समझ आया क्या बताया? नहीं सर, नहीं थोड़ा आया? नहीं। तो फिर पूछा क्यों नहीं? ये सब पूछने वाला था। बताओ क्या डाउट है, कहाँ से दिक्कत है? सर ये पूरा समझ में नहीं आ रहा सर। पूरा समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोशिश करते हैं वापस से। प्रणव, यहाँ पर यस सर। आपके पास एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? पहली चीज, एनेंटियोमर्स होते क्या है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, है ना? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस रखते हैं, है ना? यस सर। और एनेंटियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मतलब एनेंटियोमर्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना? यस सर। लेकिन हम लोग क्या करें? जैसे मेरे पास ये पेन है, ऐसे दो पेन है, दोनों डिफरेंट कलर के हैं, सेपरेट नहीं कर पा रहा, क्या करूं? या सर इसमें समझोगे नहीं तुम, मैं ऐसे नहीं उठा रहा तुम्हें, कुछ और बताता हूँ। तीसरा आइसोमर, रुको 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 रुको, देखो इस बार मेरा दिमाग कुछ चल रहा है। प्रणव देखो, कोशिश करते हैं। मेरे पास ये एक डॉट है और एक डॉट ये है। प्रणव किस डॉट का कलर क्या है, कुछ सेपरेट कर पा रहे हो? सर वापस इसमें से किस डॉट का क्या कलर है, कुछ सेपरेट कर पा रहे हो? दो डॉट लगाए मैंने यहाँ पर, ये दोनों। यस सर। इन दोनों डॉट्स को क्या तुम सेपरेट कर पा रहे हो? यस सर। किस किस कलर के हैं? सर रेड और ब्लू लग रहे हैं। रेड और ब्लू तो है नहीं प्रणव। गलत है प्रणव ये बात तो। एक ब्लू है सर। एक तो ब्लू, दूसरा तो दूसरा देखो ब्लैक। ये इनसेपरेबल डॉट्स हैं। सिंपल सी बात, अपने अपने एक डाई से सेपरेट नहीं कर पा रहे। यस। मैं क्या करता हूँ, यहां से इस डॉट से मैं एक रेड थोड़ा सा और अच्छे से कोशिश करता हूँ, ये रेड लाइन लगा देता हूँ। ओके,
दूसरे डॉट से भी रेड लाइन लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छी लगानी पड़ेगी मुझे, या मैं ऐसे करूं, थोड़ा सा प्रणव देना, 1 मिनट मैं कोशिश करता हूँ, इसके चारों ओर रेड लाइन मार्क कर देता हूँ। अब शायद थोड़ा सा और अच्छे से सेपरेट कर पा रहे हो तुम। देखो एक जगह ब्लैक दिख रहा होगा, एक जगह ब्लू दिख रहा होगा। यस सर। फर्क क्या हुआ, जो साइड में कलर लगाया उसकी वजह से अपना कुछ सेपरेट करने में इजी हो गया। मतलब कलर दोनों जगह सेम लगाया है, लेकिन ओरिजिनल कंपाउंड का कलर डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों सेपरेट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसा ही कुछ मैं यहां पर कर रहा हूं। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, प्रणव, यहां पर मेरे पास ओरिजिनली एक कंपाउंड है जिसमें दोनों एनेंटियोमर्स हैं, R एंड S, कायरल सेंटर है बेसिकली, ठीक है। यस सर। दूसरे साइड अपने पास एक तीसरा कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली प्योर है। ऑप्टिकली प्योर मतलब उसमें सिर्फ एक आइसोमर है, आइदर R और S, दोनों में से सिर्फ एक आपके पास आइसोमर है RS में से। ओके, इन दोनों को जबरदस्ती बोल दिया तुम रिएक्ट करो, आपस में रिएक्शन करो। अब जब रिएक्ट करेंगे प्रणव, तो पहले वाले का मैं R आइसोमर उठाता हूं और दूसरे वाले में तो R है ही, तो R से क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, R का कॉम्बिनेशन, एक तीसरा कंपाउंड तैयार हो जाएगा जिसमें 2 कायरल सेंटर होंगे और दोनों R होंगे। यस सर। इस साइड S आइसोमर उठाता हूं, इस साइड से वापस यहां पर तो R ही अवेलेबल है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, यहां पर S आ जाएगा, यहां R का R रह जाएगा, नहीं प्रणव? यस सर। तो अब देखिए आपके पास ये दोनों जो कंपाउंड बने नए तैयार हुए, ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, डायस्टेरियोमर्स। प्रणव मैंने कहा था डायस्टेरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपरइम्पोजेबल कंपाउंड्स मिरर इमेज नहीं होंगे और सुपर इम्पोज भी नहीं कर सकते इनको, ठीक है। यस सर। तो यहां पर R और RS डायस्टेरियोमर्स होंगे एक दूसरे के, नहीं सर। ये दोनों जो कंपाउंड तैयार हुए प्रणव नए, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होंगे। यस सर। एनेंटियोमर क्या होता, R का एनेंटियोमर होता है प्रणव SS, क्योंकि कायरल सेंटर पे जो रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है जब हम लोग मिरर इमेज लेते हैं। तो R का एनेंटियोमर क्या है, SS। R और SR के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है प्रणव। यस सर। और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। यस सर। तो ये दोनों डायस्टीरियोमर्स बन गए और डायस्टीरियोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिजिकल मेथड्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ डिफरेंट होता है। तो डायस्टीरियोमर्स हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, नहीं प्रणव? यस सर। यस सर। तो फाइनली डायस्टीरियोमर्स बनाकर सेपरेट कर दिए एक दूसरे से, और इस तरह से हमने बोला कि हमने एनेंटियोमर को सेपरेट कर दिया। इनिशियली एनेंटियोमर को डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट किया और फिर उन दोनों को सेपरेट कर दिया। यस सर। अभी बता दो, कुछ डाउट है तो रिपीट कर देता हूँ पूरा। नहीं सर, नहीं सर, समझ में आ गया। दोनों समझ में आ गया। हाँ विकास बोलो। स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर सेम है, मैंने ज्योमेट्रिक मैंने और स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है, मैंने आपको सिर्फ 2D में बताया है कि यार क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो वो दिखा दिया मैंने। ओके सर, ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई हो तो मैं यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिजोल्यूशन ऑफ, इसमें 2 और मेथड हैं। फिजिकल मेथड में क्या होता है, अगर आपके परफेक्ट क्रिस्टल बन रहे हैं, परफेक्ट क्रिस्टल्स हैं, तो दोनों एनेंटियोमर्स के क्रिस्टल्स अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो हम लोग उनको वाया माइक्रोस्कोप एक एक क्रिस्टल उठा के सेपरेट कर सकते हैं। एक मेथड ये भी हो सकता है फिजिकल मेथड में।
क्रिस्टल बनाओ, अगर परफेक्ट क्रिस्टल बने तो उन दोनों को वाया माइक्रोस्कोप लगाकर हम लोग एक एक क्रिस्टल उठा के सेपरेट कर सकते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल मेथड, कुछ बैक्टीरिया डाल देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक आइसोमर को खा जाएंगे, ये एक आइसोमर खत्म कर देंगे, एक ही आइसोमर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो उस केस में दूसरा आइसोमर उससे सेपरेट हो जाएगा। ये मेथड उतना मैटर नहीं करते, अपने जो सिलेबस में आता है वो ज्यादा केमिकल मेथड होता है। तो केमिकल मैंने आपको बता दिया। फिजिकल मेथड में हैंड पिकिंग होता है, आप क्रिस्टल को उठा सकते हैं वाया माइक्रोस्कोप, और बायोलॉजिकल मेथड में बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के पोर्शन में, इतने पोर्शन में किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए भाई लोग, इतने पोर्शन में कोई डाउट है क्या? प्रणव? नो सर, नो सर। नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए सर एक बार आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? मिनिमाइज कर दूं या मतलब जूम आउट? हाँ, जूम आउट। लो श्रेया, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टडी करेंगे। कल के क्लास में आइसोमेरिज्म को हम लोग कोशिश करेंगे कि एंड हो जाए। गुड नाइट एवरीवन। सर डाउट है कुछ? हाँ बताओ श्रेया, भेजे हुए थे कुछ? एक तो सर ऐसे डाउट है कि सर अगर हम मैग्नीशियम को एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे, हाँ हाँ, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सोल्ट, MgOH होल ट्वाइस न्यूट्रल तो नहीं होगा श्रेया, कुछ ना कुछ पीके वैल्यू तो आएगी। बेसिक की तरफ है ना? हाँ, स्लाइटली बेसिक की तरफ जाना चाहिए। सर आंसर न्यूट्रल दिया हुआ है। नहीं, गलत दे रखा है। और सर बेस को नॉन मेटल के साथ अगर ऐड करेंगे, एक मिनट देना। CH3COO होल ट्वाइस एसिड और बेस। इट्स ऑन एल्कलाइन साइड ऑफ न्यूट्रल, मतलब बेसिक साइड में है न्यूट्रल के। मैग्नीशियम एसिटेट बेसिक साइड में, एग्जैक्टली मतलब न्यूट्रल के क्लोज है, इस वजह से न्यूट्रल बोल सकते हैं, लेकिन है बेसिक साइड में। ठीक है श्रेया? और सर हाँ, और फिर अगर नॉन मेटल ऑक्साइड व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड तो क्या होगा? क्या नॉन मेटल ऑक्साइड ऑफ बेस? क्या बोला? एक मिनट दोबारा रिपीट करना श्रेया। नहीं, when base reacts with non metal oxide, नॉन मेटल तो आंसर दिखा रहे it neutralizes each other। सर ये तो तब न्यूट्रलाइजेशन होगा जब इक्वल होगा ना। ऐसा अगर केस में हो कि एक ज्यादा एसिडिक है, का मतलब है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश टर्म यूज किया है, एग्जैक्टली न्यूट्रल होने का ये मतलब नहीं कि एग्जैक्ट 7 पे पहुंचेगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक दूसरे को के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ओके सर, है ना? और बताओ। और सर था कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट at any temperature it is directly proportional to temperature pressure। है Pardon? के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, वो कैसे आया? ये सॉल्यूशन चैप्टर में 12th क्लास में आएगा, हेनरी लॉ है। ओके सर, ठीक है। हाँ, और सर वो कल के पेपर में डाउट्स थे। हाँ श्रेया, वो ग्रुप पे पोस्ट कर दो। ओके। कल के पेपर में कौन से वाले में? मतलब जो क्विज था ना? हाँ, उसमें ग्रुप पे पोस्ट कर दो, वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे श्रेया।
ठीक है। और सर एक और था कि किसी ने जो सॉल्यूशन भेजा था हाँ, उसमें वो एसिमेट्रिक स्यूडो एसिमेट्रिक कार्बन था। एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं श्रेया? ये जो था ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसे लेवल का था कि बीच वाला कार्बन के अराउंड, देखो अगर ऊपर की तरफ R एंड नीचे की तरफ S है तो एसिमेट्रिक है ये कार्बन, है ना? हाँ हाँ और ऊपर की तरफ R है और नीचे की तरफ भी R है तो बीच वाला कार्बन क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ तो ऐसे कार्बन को सूडो एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक कार्बन बेसिकली कायरल कार्बन के लिए ही यूज कर रहे हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट है, एसिमेट्रिक। सर एसिमेट्रिक क्यों कहते हैं जब वो सिमेट्री फॉलो करता है तो? नहीं, एसिमेट्रिक किस केस में? जब चारों ग्रुप डिफरेंट है। कायरल को हम लोग एसिमेट्रिक कहते हैं, कायरल में चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं कायरल कार्बन में। यस सर। इस केस में सूडो एसिमेट्रिक कहलाएगा श्रेया। सूडो एसिमेट्रिक किस वजह से? क्योंकि कभी ये एसिमेट्रिक हो जा रहा है, कभी एसिमेट्रिक नहीं हो रहा, डिपेंडिंग ऑन कि ऊपर और नीचे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आया श्रेया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, तो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। वो सॉल्यूशन मैं अप्रूव करके भेजता हूं, मतलब वो मेरी फ्रेंड है वो पोस्ट कर देती है, ठीक है? ओके यस सर। ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने वो सोच समझ के भेजा था, वो सही है कॉन्सेप्ट तो। लेकिन कौन सा ये है कि एसिमेट्रिक वर्ड का तुम्हें समझ नहीं आया, शायद वो इंग्लिश वर्ड था तो उसने कट करके कायरल भी किया था, मैंने कहा था उसे। हाँ सर वो तो समझा, उन्होंने 2 बार भेजा था, हाँ एक स्टार्टिंग में और एक और बार जब मैंने पूछा था तो उन्होंने भेजा, वो तो समझा। पर बस वही वर्ड को समझ नहीं आता कि जब सिमेट्री हाँ फॉलो कर रहा है तो फिर एसिमेट्रिक क्यों आ रहा है। हाँ, अभी समझ में आया? हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर।